So, hello, a very good evening to all. I hope my voice is audible to all of you. सबको आवाज आ रही होगी, राइट? सो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अपना एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे थे। तो एल्डिहाइड और कीटोन की काफी कोई रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिए थे। कुछ केमिकल रिएक्शंस रह गए हैं जिनको हम आज कवर करने वाले हैं, राइट? और थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखेंगे अगर उसके बाद टाइम बचता है तो। सो ये हम लोग का आज का पूरा प्लान रहने वाला है कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, राइट? सो हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन की बहुत सारी रिएक्शंस देखी, जैसे कि रिडक्शन देखा, ऑक्सीडेशन देखा। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को भी देखा था, विदाउट एलिमिनेशन वाला भी और एलिमिनेशन वाला। सो आज जो हम करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा बार आता है। तो हम लोग को बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, कि व्हाट इज दिस एल्डोल कंडेंसेशन, और इसका नाम एल्डोल हमने क्यों रखा। ठीक है, रीजन क्या है इसका नाम एल्डोल रखने का, कुछ तो रीजन होगा। तो एल्डोल क्यों बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं इसको, और क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे रिएक्शन का, तो इसको हम लोग पूरा आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि भाई पर्टिकुलर ये रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होगी तभी ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, अदरवाइज ये एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो वो क्या है कंडीशन? सो जो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा वो ये है कि एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH गिव एल्डोल। यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब बारी आती है कि क्या है ये अल्फा हाइड्रोजन, कैसे पहचानोगे आप लोग? तो देखो बेटा, जैसे मैं बोलूं कि ये मेरे पास कोई ग्रुप है, CHO ग्रुप, और इस ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा है उस पे जो भी हाइड्रोजन होता है उसी हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको? अल्फा हाइड्रोजन। सो ऑलवेज रिमेम्बर, ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जो अटैच्ड होता है उसी हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आप लोग सभी दिमाग में याद रखें, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये फॉर्म एल्डिहाइड है बेटा, मिथेनल, तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रुप के बाद तो कोई कार्बन ही नहीं है। तो ग्रुप के बाद अगर कोई कार्बन होता, अल्फा कार्बन, तब तो हम देखते हैं ना कि उस पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। इस पे बिल्कुल ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम बोलेंगे ये एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन नहीं देगा। जबकि जो ऊपर वाला है इथेनल, वो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन को देगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, नाउ अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझते हैं फटाक जल्दी से कि किस तरीके से ये पूरा हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा किस तरीके से होता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसको मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो इस पूरे रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो हमारे पास है ये CH3CHO। ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे बेटा। तो ये रहा हम लोगों का CH3CHO, दैट इज एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड को दो मॉलिक्यूल हम एल्डिहाइड का यहाँ पे लेते हैं, 2 मोल। ठीक है, तो 2 मोल हम एल्डिहाइड का लेंगे, तो एक ये रहा, है ना? और सिमिलर वे में एक हमारे पास हो गया HCH2CHO। वही लिखा है बेटा, CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड के 2 मोल को लिया है। और किसके प्रेजेंस में बेटा? तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। डाइल्यूट NaOH ले लो आप, KOH ले लो, तो इनके प्रेजेंस में डाइल्यूट होगा कुछ नहीं। ये क्या होगा, इसको समझाने के लिए भी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि ये यहाँ पे चला जाएगा। एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे तो पता लगेगा कौन कैसे जाता है। तो अभी के लिए आप बस इतना समझो कि ये CH3 हुआ, ये C हुआ, यहाँ पे लग गया OH, ये रहा CH, ये रहा CH2, और ये रहा CHO।
ठीक है, तो ये बन गया हम लोग का एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि इसके अंदर ध्यान से देखो, एल्डिहाइड ग्रुप भी दिख रहा होगा आपको CHO, और अल्कोहल ग्रुप भी दिख रहा है OH, ऑल। इसीलिए इसका नाम पड़ा एल्डोल। एल मतलब एल्ड मतलब एल्डिहाइड, और ऑल मतलब अल्कोहल, सो बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी, यानी इसका नाम होगा बेटा बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, दैट इज ब्यूटेनल। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ये बना है हम लोगों का। कैसे बीटा, ये ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, बीटा कार्बन हो गया। ठीक है, तो फॉर्मेशन किसका हो गया है, बीटा पे हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का। ठीक है, तो जल्दी से बताओ एक बार ये चीज यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो फटाफट, फिर आगे चलते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। क्लियर है सबको ये चीज, जल्दी कंफर्म करो, बेसिक समझ आ गया एल्डोल कंडेंसेशन का, राइट। ठीक है, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट, है ना। तो हम लोग को बेसिक समझ आ गया एल्डोल कंडेंसेशन का कि एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली हो क्या रहा है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट, देखते हैं कि इसमें और क्या हो रहा है। सो हम मैकेनिज्म समझते हैं कि ये पूरा रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसा है, कि क्या है मैकेनिज्म इसके बिहाइंड। ठीक है, तो व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा हाइड्रोजन अभी पता लगेगा कि उसका होना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो होता क्या है बेटा, सबसे पहले CH3CHO, सो वी हैव CH3। इस CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है ना। CHO, तो ये रहा। जैसे CH3CHO को हम डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो बेस का काम क्या है, OH नेगेटिव देना, है ना। तो जैसे ही OH नेगेटिव यानी बेस के साथ इसको ट्रीट करते हैं, इसके पास है ये अल्फा हाइड्रोजन, ये ग्रुप हो गया, तो ये कौन सा कार्बन है बेटा, अल्फा। तो ये कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, क्योंकि कार्बन जो है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अब H पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसने बोला कि चलो भाई मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूँ। तो यार कब ले सकता है वो, खुद सोचो, जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन को कोई संभालने वाला हो। अब देखो ये OH नेगेटिव है, मतलब इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन है इसके पास, O के पास। तो ये आसानी से किसको एक्सेप्ट कर सकता है, जल्दी बताओ। ये आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है इस H को। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बहुत आसानी से निकल जाता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि प्रोटोनेशन हो गया यहाँ पे H+ का। H ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया और खुद H+ बन के निकल गया, क्योंकि उसको OH वहां पे दिख रहा है। तो हुआ क्या बेटा, ये कुछ इस तरीके से बन गया, देखो CH2, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये रहा CHO। ठीक है, तो CH2 नेगेटिव CHO, और ये जो H और OH मिलके H2O बाहर निकल गए ये लोग। ये बात आप लोगों को समझ आई। तो समझ आया बेस क्या कर रहा है, OH नेगेटिव, वो प्रोटोनेशन कराने में मदद कर रहा है, मतलब H+ को निकलवाने में मदद कर रहा है। H+ तो जब ही निकलेगा ना, जब H+ को संभालने वाला कोई हो। तो वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, OH नेगेटिव कर रहा है। और H+ गया अपना इलेक्ट्रॉन दे गया, इसीलिए कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला एल्डिहाइड किसकी तरह बिहेव करने लगा बेटा, ये बिहेव करने लग गया न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ये बिहेव कर रहा है अब न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसी तरीके से मैंने बताया था कि एक मॉलिक्यूल और होता है एल्डिहाइड का, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O और H। अब इसमें हम सबको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि मैं क्या करूं, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लूं, है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लूं, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई यहाँ पे कार्बन के पास तो पॉजिटिव चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। खुद सोचो, जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा,
पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि CH3CHO, क्योंकि अब ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी हेल्प कौन करेगा? ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसकी ये हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास एक नेगेटिव है होता है और वो चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक करें। यानी ये कार्बन जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग गया, है ना। तो ये बिहेव करने लग गया इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो आपको समझ आया, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लग जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये CH2 CHO नेगेटिव यहाँ पे आया और इसने अटैक कर दिया। तो अटैक करने के बाद क्या बना होगा, जल्दी बताओ। तो ये कुछ इस तरीके से बना होगा, CH3C, और ये तो बेचारा ले गया, है ना, नेगेटिव को, नेगेटिव हो गया ये, और यहाँ पे CH है ही, और इसको सपोर्ट करने कौन आ गया बेटा? इसको सपोर्ट करने आ गया है ये, दैट इज CH2 नेगेटिव CHO, है ना, ये यहाँ पे आ गया है। ठीक। फर्दर अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? तो अगले स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ। तो क्या मिल जाता है? तो हमें मिल जाता है CH3CH, और ये बन गया OH, और ये रहा CH2 और CHO। तो ये पूरा हम लोगों का बेटा दैट इज हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया है। ठीक है, कीटोन भी बन सकता था, कीटोन भी लेते, अगर हम लोग कीटोन लेते तो कीटोन बनता। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो यही है बेटा पूरा आपका मैकेनिज्म किसका? एल्डोल कंडेंसेशन का, कि एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, दोनों रिएक्शंस करेंगे और ये बने। ठीक है। फर्दर इसमें एक वर्ड और ऐड करना चाहता हूं कि अगर फर्दर आप इसको हीट करो, फर्दर अगर आप इसको हीट कर देते हो तो क्या बनता है? इनल का फॉर्मेशन होता है। देखो ध्यान से, ये रहा OH, ये रहा H, यानी H2O निकल जाएगा इसमें से। तो क्या मिला? CH3CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज डबल बॉन्ड, 3 और 1 4, है ना, बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट टू इनल। तो ब्यूट टू इनल का फॉर्मेशन होता है अगर आप इसको फर्दर हीट कर दो। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको याद रखना है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। आप एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो सभी लोग, सबको समझ आ गया क्या? या कोई ऐसा है जिसको अभी डाउट है इसमें? तो पूछ सकते हो बेटा, फटाफट बताओ। सबको समझ आ गया ये पूरा फॉर्मेशन, कि किस तरीके से ब्यूट टू इनल बना, किस तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना? क्लियर है सबको? चलो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, यानी क्या नोट याद रखना है? दैट द प्रोडक्ट कंटेन बोथ द एल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एल्डोल। तो ये बेसिक चीजें हैं, मेन चीज तो हम समझ ही चुके हैं। तो ये कुछ नोटेबल पॉइंट है जो हम लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ द एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट ऑन हीटिंग अंडरगो dehydration to give an alpha beta unsaturated aldehyde which is a condensation product। तो देखो ये एल्डोल बना था हम लोगों का बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसको फर्दर जब हीट किया तो हमें क्या मिल गया? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड विच इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जो मिला था ब्यूट टू इनल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा। सो दिस कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। Now, aldol condensation is also possible with ketone, right? So, for example, just like aldehyde, if you take ketone also, then this reaction is also possible. Just one important note here, that it must possess alpha hydrogen. If alpha hydrogen is one present, then we can say that this will not show aldol condensation. So the major criteria here, it must possess alpha hydrogen, right? Now, can you now think of a little more complex situation? ध्यान से सोचो थोड़ा। What will be the product of aldol condensation when the two different aldehyde having alpha hydrogen atom are used as the reactant? अभी तो हम लोगों ने same aldehyde लिया. So what happen if you took some two different aldehyde?
अगर आप लोग दो अलग अलग हाइड लिए होते, अलग अलग एल्डिहाइड, तो क्या प्रोडक्ट बन सकता? सोचो। और उसका नाम भी है, किस नाम से जानते हैं? अगर आप लोगों को पता हो तो कोई बताओ जल्दी से। क्या होगा अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लें? अभी तो हमने सेम एल्डिहाइड लिया है, अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड दो ले लो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन भी हो और डिफरेंट एल्डिहाइड हो। फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं। CH3 CHO ले लो, और एक ले लिया CH3 CH2 CHO। अब जब आप इसका रिएक्शन कराओगे, एक एल्डिहाइड है मतलब इथेनल है, और एक प्रोपेनल है। अब आपको इसका रिएक्शन कराना है, ठीक है, इन दोनों का। तो क्या मिलेगा? तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिलता है, दैट इज वी गेट फोर प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट मिलेगा? फोर प्रोडक्ट। क्यों फोर प्रोडक्ट मिलेगा? तो जिसको मैकेनिज्म क्लियर है वो बिल्कुल बता सकता है कि क्यों फोर प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, हो सकता है ना बेटा कि इसी का दो मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा हो, इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसी का ही एक मॉलिक्यूल और CH3 CHO का ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा हो, इस तरीके से, दैट इज CH2 एंड CHO, ऐसे काम कर रहा हो सकता है। फिर ये इस पे अटैक कर देगा, तो क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा CH3, फिर C, मैं फाइनल प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ बेटा सीधा एक ही बार, दैट इज OH CH CH2 और CHO। तो ये मिल सकता है एक प्रोडक्ट, ये पहला प्रोडक्ट हुआ हमारा। ये भी तो हो सकता है बेटा कि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल का काम यही कर रहा हो, लेकिन अब की बार जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये वाला काम कर रहा हो, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। फिर देखो ग्रुप है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा? ध्यान से बताना मेरे को। ये ग्रुप है तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो क्या पता यही काम कर रहा हो, यानी ये कुछ ऐसा बना हो, CH नेगेटिव CHO, है ना, अल्फा हाइड्रोजन पे होगा ना। तो CH3 CH नेगेटिव CHO, तो ये कर रहा हो और इसने इस पे अटैक कर दिया हो, तो क्या मिल जाएगा? बताओ। CH3COH और यहाँ पे क्या लग गया ये पूरा? बताओ जल्दी। यहाँ पे लग गया पूरा आपका CH, इसके साथ क्या है? CH3 CHO। तो ये भी तो बन सकता है, तो ये भी बन गया एक प्रोडक्ट, ये बन गया दो। समझ आया कैसे बना? ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। इसी तरीके से दो प्रोडक्ट जो ये बने हैं, दो और कौन से बन सकते थे जल्दी बताओ? जब इसको हम सेम रखते हैं, CH3 CH2 और CHO, और एक में न्यूक्लियोफाइल का काम करा देते इसी से, CH2 CHO से, तो एक प्रोडक्ट और बन जाता। और दूसरा, जब CH3 CH2 CHO और एक बन जाता आपका ये CH3 CH नेगेटिव CHO, इसको कर देते, तो एक और बन जाता। यानी टोटल 3 और 4, यानी फोर प्रोडक्ट बनेंगे। यानी अगर आप दो डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट, यानी यू गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से, और आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा? कि जब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन करोगे, है ना, सो अगर आपने सेम एल्डिहाइड लिया है सो ठीक है, लेकिन अगर आपने डिफरेंट एल्डिहाइड लिया है तो यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फोर प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसको और किस नाम से जानते हैं? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, सो दिस इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो सभी लोग याद रखेंगे कि इस जब दो अलग अलग एल्डिहाइड लिया जाएगा तो उसको क्रॉस एल्डोल बोला जाएगा, और इसमें कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? फोर प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गया होगा आप सभी को। जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो बेटा, जिसको नहीं आया है तो एक बार और बता दूं, और जिसको आ गया है वो भी कंफर्म कर दो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, चलो। नाउ in this case the reaction is called cross aldol, already discussed. This is left as an exercise for you, मैंने तो बता ही दिया ऑलरेडी। हाँ ठीक है। सो अगर अलग अलग लेंगे तो विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक ए ए बी बी ए बी एंड बी ए। सो ऑलरेडी मैंने चारों प्रोडक्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो आप लोग ये काम करना, सेम करना, एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं। आप लोग ये काम करना किसके साथ, CH3 COCH3 दैट इज एसीटोन प्रोपेनोन के साथ, और CH3 और C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 इसके साथ करना बेटा आप लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और देखना तो चार प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं। तो एक बार आप लोग बना के देखना, ठीक है। प्रोपेनोन लो और आप ये लो, दैट इज ब्यूटेन टू ओन, और इनके साथ करके देखना। चलो, अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। सो दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैनिजारो रिएक्शन। सो क्या है भाई इस कैनिजारो रिएक्शन में, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? कैनिजारो रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है? तो देखो, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी होना चाहिए ना। इसके लिए है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसका अपोजिट है कि अल्फा हाइड्रोजन का एब्सेंट होना चाहिए। याद रखना उसमें क्या था, अल्फा हाइड्रोजन कैसे भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ की मेन कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट। पहली कंडीशन। चलो, और दूसरी, वहां पे हम लोग लेते थे डाइल्यूट NaOH, यहाँ लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। यहाँ क्या लेने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये दो चीजें हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कैनिजारो से और एल्डोल से। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पर ये दो डिफरेंसेस वो हैं जो सीधा देख के आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना। तो एक तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, दूसरा डाइल्यूट NaOH नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक है, चलो। यानी aromatic or a aliphatic aldehyde which do not have alpha hydrogen and reaction with concentrated KOH, or we say NaOH, give one molecule of alcohol and the sodium salt of carboxylic acid. So क्या बोल रहा है ये, बड़ा ध्यान से देखो। ये एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड, मान लो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं। सो दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, हमने ले लिया है बेंजा एल्डिहाइड, दैट इज CHO। तो एक बेंजा एल्डिहाइड ले लो विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं बेचारे के पास, ठीक है। ये तो ग्रुप है, ग्रुप के बाद नेक्स्ट कार्बन है, कार्बन पे कोई खाली है ही नहीं हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास नहीं है कोई भी हाइड्रोजन। सो ये हो गया हम लोग का बेंजा एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। एंड रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड KOH और NaOH, इसका आप रिएक्शन करा दो। एलिफेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन करा दो, किसके साथ कराना है बेटा, तो रिएक्शन कराना है कॉन्सेंट्रेटेड KOH या NaOH, कुछ भी लिख सकते हो। सो जैसे ही रिएक्शन कराओगे क्या मिलेगा, गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, यानी एक तो मिलने वाला है आपको ये, दैट इज CH2OH। एक तो मिलने वाला है ये, और दूसरा मिलने वाला है एंड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब COON। तो ये दो चीजें आपको मिलती है। यानी जैसे ही आप कैनेजीरो रिएक्शन कराओगे किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा, अल्कोहल प्लस दिस। मान लो इस एरोमेटिक की जगह आपने एलिफेटिक लिया होता HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और आप ट्रीट कर देते सेम कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ। ठीक है, किसके साथ ट्रीट कर देते, कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ, क्या मिलता बताओ, एक तो मिल जाता CH3OH प्लस HCOON, राइट। सो CH3OH प्लस HCOON, तो ये हम लोग का प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, यानी इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज। देखो, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, किसमें, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। ये देखो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। हाँ,
और ये देखो एल्डिहाइड से अल्कोहल आ गया, तो ये क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस्ड। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। यानी यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड रिड्यूस टू अल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है, जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कि ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा? बिल्कुल, बोलते हैं ना डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करेगा, है ना। तो वो कौन सा रिएक्शन शो करता है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया भी है, ये मिथेनल है ना। तो ये बनाया भी है मैंने कि किस तरीके से ये मिथेनॉल और पोटेशियम टॉर्बेट दे रहा है। यहाँ पे जब बेंजाइल्डिहाइड को लिया तो किस तरीके से इसने बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोनॉइड को दिया। सिमिलर वे में अगर मैंने 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल को लिया तो किस तरीके से 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन वनॉल प्लस ये हम लोगों को मिल रहा है। तो ये ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। क्लियर है, कंफर्म कर दो फटाफट। डन, चलो देखो बेटा, यानी दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ OH टू एन एल्डिहाइड टू कंपाउंड गिव टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या हो रहा है और किस तरीके से हाइड्राइड आयन का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो ये रहा हम लोग का बेंजल्डिहाइड, जैसे OH के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एक बनता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। देखो ये कार्बन है, ये ले गया, इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे आया OH और ये H रहा, तो ये बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फिर इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से हम लोगों को क्या मिलता है, अपना कंपाउंड, दैट इज दिस हाइड्राइड आयन इज एक्सेप्टेड बाय द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो इससे क्या बनाते हैं ये लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को बनाते हैं। मेन वही ध्यान में रखना है जो मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है, कि क्या है और किस किस तरीके से हो रहा है। Thus, we can say that disproportional has occurred and simultaneously oxidation and reduction has taken place to give one molecule of carboxylic acid and one molecule of alcohol from the two molecule of starting aldehyde. So by using the two mole of starting aldehyde, we'll get the one molecule of carboxylic acid and one molecule of aldehyde. So we can say that disproportional reaction has occurred. This reaction is limited to those aldehyde only which have a no hydrogen. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि भाई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का एब्सेंट मस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ चलो, तो ये हो गया हम लोग का पूरा रिएक्शन यहाँ तक खत्म। तो ये था हम लोग का बेटा जो हमने किया है अभी तक एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। तो सभी केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोगों ने एल्डोल और कैनिजारो किया। एल्डोल के अंदर बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स किए, दो तीन एग्जाम्पल्स लेके कि भाई एल्डोल क्या होता है, क्रॉस एल्डोल क्या होता है, क्रॉस एल्डोल में कितने प्रोडक्ट होते हैं, क्राइटेरिया क्या है एल्डोल के लिए। सिमिलर वे में हम लोगों ने कैनेजीरो रिएक्शन को भी पकड़ा कि कैनेजीरो रिएक्शन है क्या, कैनेजीरो रिएक्शन होता कैसे है, और कैनेजीरो रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या कंडीशंस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कहलाता है ये, इसको भी आपको याद रखना है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो ध्यान से देखना समझना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी अच्छे क्वेश्चन उस चैप्टर से भी आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद सम कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर नेम्स, राइट। बिकॉज आप लोगों को आइडिया लग जाए कि क्या इनका नेमिंग का क्या है। आई होप सबको आता होगा, फिर भी एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने लिखा है वो है मेथनोइक एसिड, ठीक है। सो दिस इज अ मेथनोइक एसिड और भी से फॉर्मिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग अपनी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो इसको, HCOOH को, दैट इज कॉल्ड मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटा, कोई भी एंट वगैरह चींटी वगैरह जब हम लोगों को काट लेती है
तो हमने देखा होगा कि हमारा तुरंत जिस पार्ट पे काटती है बॉडी के, बॉडी सूजने लग जाता है। तो क्या करती है वो, हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, हमारे अंदर कौन सा क्या छोड़ देते हैं वो लोग, जो चीटियां होती हैं, फॉर्मिक एसिड को। ठीक है, सो इस फॉर्मिक एसिड के चलते ही हम लोग को यहाँ पे इरिटेशन होता है, जलन होती है, और बार बार ये थोड़ा सा फूल सा जाता है बार बार उसको करने से। हम्म, सो दिस इज द फॉर्मिक एसिड, हमें पता है इसका एग्जाम्पल भी। द नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड, CH3COH, कौन नहीं जानता इसको, बहुत कॉमन एग्जांपल है CH3COOH का, एसिटिक एसिड को। तो इसको एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। और यही विनेगर भी होता है, विनेगर का फॉर्मूला भी। तो विनेगर भी सबको पता है, बहुत जगह यूज होता है, चाहे वो पिकल्स बनाना हो, अचार वगैरह, चाउमीन वगैरह, बहुत सारे खानों में यूज होता है। ठीक है, सो ये जो अपना विनेगर है इसका भी बड़ा अच्छा यूज है। तो ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बेंजोइक एसिड, जिसको हम लोग फिनाइल मेथनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। सो दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो दो ग्रुप लगे हुए हों, दो COH ग्रुप लगे हुए हों, तो उसको क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पे मैं थोड़ा सा यूपीएससी का हल्का सा हिंट दे देता हूँ। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, तो IUPAC का थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आप लोगों को, कि इसके IUPAC नेमिंग को कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो क्या है जनरल कॉन्फ़िगरेशन बेटा, एल्केन, एल्केन प्लस ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, एल्केन प्लस ओइक एसिड, याद रखना। तो इसको हम लोग लिखते हैं एल्केन प्लस ओइक एसिड। तो ये हम लोग का एक जनरल तरीका होता है इसको लिखने का, एल्केन प्लस ओइक एसिड। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखो CH3 है, CH2 है, और CH2 और COOH। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग यहाँ से होगी फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 2 3 और 4। तो कितने कार्बन है बेटा, 4, तो 4 का मतलब हो गया ब्यूट। एन है सभी, तो ब्यूटेन, और ये है ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ये हम सबको पता है कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप का नाम AEIOU से स्टार्ट होता है, AEIOU वोवल से, ठीक है, AEIOU से, तो हम क्या करते हैं, ई को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा अच्छे से, ब्यूटेनोइक एसिड। सो दिस इज द करेक्ट नेम। ठीक है, तो इसके नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं, ओइक एसिड। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है ये। चलो, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करेंगे भाई, क्या तरीका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का। हम्म, सो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जो पहला मेथड है जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं वो है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, कि हम एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करा के, ठीक है, एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करा के हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं और क्या तरीका है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जब हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो हम लोग को मिल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कीन ऑन ऑक्सीडेशन विद हॉट एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, कि जब भी हम कोई एल्काइन लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये ले लिया हम लोगों ने, और अगर हम लोगों ने इसका रिएक्शन कर दिया, ठीक है, एक और थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, और जैसे ये रहा, और ये एक और ले लेते हैं। ठीक है जी, तो 2 1 3 1 4, ठीक है, बराबर है। तो ये एल्कीन हो गया, और इसको जैसे ही हम लोग ट्रीट करते हैं, किसके साथ, जैसे ही ट्रीट करते हैं KMnO4 के साथ, हॉट KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस। ठीक है, तो ये क्या दे देता है हम लोगों को, ये हम लोग को सीधा दे देता है CH3COOH। ठीक है, प्लस अगेन 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं CH3COOH के। सो ये हो गया CH3COOH
एंड अगेन CH3COOH। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड के। सो एल्कीन ऑन ऑक्सीडेशन विद द हॉट एल्कलाइन KMnO4 गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, जो हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं अल्कोहल का और एल्डिहाइड का तो भी हम लोगों को मिल जाएगा। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास कोई अल्कोहल है CH3CH2OH, और अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया KMnO4 के साथ या फिर K2Cr2O7 के साथ, तो सीधा मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? CH3COOH, दैट इज एथेनोइक एसिड। ठीक है, हमने देखा था यही रिएक्शन करते थे, बट हम उसमें पीसीसी और पीडीसी डालते थे। तो पीसीसी पीडीसी डालने से वो एल्डिहाइड के लेवल पे ही रुक जाता था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसको पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो नो पीसीसी एंड पीडीसी, उसको ऐड ही मत करो, तो अपने आप अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम वे में अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, इसका भी आप ऑक्सीडेशन करा दें सेम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो एक ये मेथड है हम लोग पास, oxidation of alcohol and aldehyde. So by the oxidation of alcohol and aldehyde, we can easily convert this, right? By the oxidation of alcohol and aldehyde, we easily convert alcohol and aldehyde into carboxylic acid. So ये हम लोग का सेकंड मेथड है जिससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझना आप सभी लोग। दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अब ये अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, तो इस चीज का मतलब है क्या? सो बेसिकली बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप जो होते हैं अटैच टू द बेंजीन रिंग कैन बी ऑक्सीडाइज यूजिंग अल्कलाइन KMnO4 टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी अगर आपके पास मान लो ये मिथाइल बेंजीन है, और अगर आप इसका KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस ट्रीट कर देते हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग वाली जी चीज क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि मान लो यहाँ पे CH3 की जगह CH2CH3 होता और फिर ये रिएक्शन करना होता, तो भी ये बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि एथेनोइक एसिड लग जाएगा ऊपर, तो भी ये बेंजोइक एसिड में ही होगा। यानी इस हाइड्रोकार्बन के ऊपर आप कितने भी कार्बन लगा लो, 1 2 3 4 कुछ भी लगाओ भाई, आप ये भी बना लो कि CH3CH3, और फिर आप इसको ट्रीट करो KMnO4 के साथ, ये भी वही बनाएगा, दैट इज बेंजोइक एसिड। सो ये बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को, बहुत बार पेपर में आता है ये, कभी इथाइल बेंजीन दे देगा, कभी ऐसे क्यूमीन बना के दे देगा आप लोगों को, कभी मिथाइल बेंजीन दे देगा और बोलेगा कि इसका रिएक्शन कराना है हॉट KMnO4 के साथ। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप इसका हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जब भी आप इसका हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शंस कराएंगे, तो हमेशा यही बनने वाला है, दैट इज बेंजोइक एसिड। सो इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना है कि ये हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनेगा। क्लियर ये चीज? डन। चलो, सो दिस इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। देखो, नेक्स्ट है हम लोगों का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे कन्वर्जन में यूज होता है, दैट इज कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन करा दे CO2 के साथ, तो भी हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। तो ये सभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, किस किस तरीके से बना सकते हैं। पहला देखा था हॉट KMnO4 के साथ, फिर ऑक्सीडेशन के साथ देखा, उसके बाद से हम लोगों ने फिर देखा कि अल्काइल का किस तरीके का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अब पढ़े हैं कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMGX रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, दे रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड to give a magnesium carboxylate which on acidification give carboxylic acid। क्या बोल रहा है ये कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट लो, उसको ट्रीट कर दो CO2 के साथ,
तो क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट मिल जाएगा। और उसका अगर फर्दर एसिडिफिकेशन कर दिया, ठीक है, एसिड के साथ H+ के साथ, तो मिल जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखते हैं फटाफट, बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है, कैसे होगा ये रिएक्शन। सो मान लो ये है रहा मेरे पास ग्रिग्नार्ड रीजन, दैट इज CH3Mg Br। ये रहा ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। इस ग्रिग्नार्ड रीजन को मैंने ट्रीट किया CO2 के साथ। किसके साथ ट्रीट किया है, CO2 के साथ। तो जैसे इस ग्रिग्नार्ड रीजन को थोड़ा सा आप CO2 के साथ ट्रीट करोगे, तो क्या मिल जाएगा, CO2 के साथ ट्रीट करते ही तो हमें मिल जाएगा CH3CO, और एक डबल बॉन्ड O यहाँ लग जाएगा, और ये Mg का Mg रहा, Br का Br रहा। तो ये देखो क्या बन गया, CH3, ये पूरा देखो पार्ट COMgX है ना, तो ये पूरा पार्ट इस तरीके से हो गया। यानी RCO मतलब ये पूरा नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पूरा पॉजिटिव पार्ट MgBr वाला, ठीक है। और फर्दर इसका आप एक बार हाइड्रोलिसिस कर दें बस, तो क्या मिल जाएगा, ये CH3COOH मिल गया, ठीक है। ये क्या मिल गया, CH3COOH मिल गया। देखो यहाँ पे भी मैंने लिख के दिखाया है कि ये RMgX है, इसका आपने CO2 के साथ रिएक्शन किया, RCOMgX मिल गया प्लस RCOH मिल गया। सिमिलर वे में वी हैव क्लोरोइथेन विथ अस CH3CH2Cl। मैग्नीशियम के साथ सबसे पहले किया तो ये बना ग्रिगनार्ड रीजन, यहाँ तक तो हमें पता ही है। ग्रिगनार्ड रीजन को CO2 और उसके बाद से हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये देखो हाइड्रोलिसिस, सो बन गया है प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज CH3CH2COH। सिमिलर वे में अगर मेरे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये एरोमेटिक ग्रिगनार्ड रीजन, CO2H2 के साथ ट्रीट किया, बन गया बेंजोइक एसिड। यानी क्या नोट याद रखना है बेटा, यहाँ पे एक नोट है छोटा सा, दैट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ वन कार्बन एटम इन द कार्बोक्सिलिक एसिड एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड। अगर आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन थे, उससे एक कार्बन का इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू CO2 का एडिशन करा रहे हो ना, तो एक कार्बन का एडिशन हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा कार्बोनेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजन, कि किस तरीके से कार्बोनेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजन करा के हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो एक बार जल्दी से देख लो, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो एक बार। नो, क्लियर है सबको यहाँ तक, नो डाउट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पूरा ग्रिगनार्ड रीजन का, कि किस तरीके से ग्रिगनार्ड रीजन रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड साइनोहाइड्राइल्स। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस तरीके से हाइड्रोलिसिस होता है नाइट्राइल्स का और साइनोहाइड्राइल का, तो भी हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। So by the hydrolysis of nitriles and cyanohydrines we also get carboxylic acid। देखो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है अल्काइल हैलाइड, सो अल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड टू नाइट्राइल्स। Alkyl halide can be converted to nitriles, which on hydrolysis give carboxylic acid having one more carbon atom than the starting alkyl halide। ठीक है, यानी जो अल्काइल हैलाइड है वो इजिली कन्वर्ट होता है नाइट्राइल्स में, और फिर जब नाइट्राइल्स का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, जिसमें एक कार्बन का एडिशन हो चुका होता है, यानी हैविंग वन मोर कार्बन एटम देन द स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड, कि एक कार्बन एटम ज्यादा होता है स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो चलो देखते हैं फटाफट इसको। चलो तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है ये रहा अल्काइल हैलाइड, दैट इज RCH2X CN, ठीक है। तो दिस इज अल्काइल हैलाइड। सो चलो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखाता हूँ कि हमारे पास है सबसे पहले CH3CH2Cl, और इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दिया हम लोगों ने, मान लो KCN के साथ करा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, KCl निकला होगा और मिला होगा CH3CH2 और CN, यानी ये मिल गया नाइट्राइल। अब इस नाइट्राइल से दो तरीके हैं, देखो ध्यान से। अगर इसी नाइट्राइल को अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो और थोड़ा सा हीट कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा हीट कर दो,
तो ये इथीन बना देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, एल्कीन बन गया। और इसी को अगर आप किसी थोड़ा सा बेस के साथ ट्रीट कर दो, है ना, थोड़ा सा हल्का सा बेस लो OH नेगेटिव और इसको ट्रीट कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, CH3, CH3, CH2, COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, ठीक है। विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस, विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव CH3, CH2 और COH, ठीक है। तो यानी स्टार्टिंग में जो आपने लिया था सिर्फ 2 कार्बन, यहाँ पे आप देखो 3 कार्बन दिख रहा है, CH3 और ये रहा आपका CH2 और COH, यानी 1 कार्बन का एडिशन हो गया। स्टार्टिंग में आपने लिखा था इथेन क्लोराइड, और फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिला आपको, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिला है, प्रोपेनोइक एसिड। सो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड साइनोहाइड्राइल्स करके भी प्रिपेयर इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 है। दैट इज वी हैव 1,2 डाइब्रोमो इथेन। मान लो हमारे पास है 1,2 डाइब्रोमो इथेन है। So this is 1,2 dibromomethane, right? And when this 1,2 dibromomethane is treated with HCN or NaCN, NaBr is removed and CN is formed. So we can say that this is a butane dinitrile, right? Because here we can say that we have a, let us assume we have a 2 NaCN. So 2 mole of NaBr will be removed and 2 CN will be connected, right? So we can say that ये क्या बन गया है, ब्यूटेन डाइनाइट्राइल। नाउ इस ब्यूटेन डाइनाइट्राइल का जैसे हाइड्रोलिसिस किया, देखो ये CO वाला पार्ट किस में बदल गया, COOH में, इधर भी COOH में। सो वी कैन से दैट ब्यूटेन डाइओइक एसिड फॉर्म बन गया, क्या बन गया, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। सो ब्यूटेन डाइओइक एसिड हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो ये है बेटा हम लोग का सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, साइनोहाइड्राइन ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डिहाइड। हमने देखा था जब हम एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन कर रहे थे कि जब भी एल्डिहाइड को हमने ट्रीट किया था, किसके साथ किया था, याद है किसी को, जब कार्बोनिल कंपाउंड को जब हम ट्रीट करते हैं HCN के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या मिला था, जल्दी बताओ, OH और यहाँ सीन। तो इसी को बोला था हम लोगों ने साइनोहाइड्राइन, है ना। तो ये देखो ये है साइनोहाइड्राइन, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। तो जैसे ही साइनोहाइड्राइंस का हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिल जाता है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। सो ये एक और तरीका है जिससे कि हम अपना कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सभी मेथड को कवर कर लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड के। सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार किसी को कोई भी डाउट हो अभी तक की क्लास में, सो यू कैन जस्ट आस्क मी बेटा, फटाफट। यहीं तक करना है हम लोगों को, सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने कवर कर लिया। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन हो, राइट, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था आज एल्डोल कंडेंसेशन। तो चाहे एल्डोल कंडेंसेशन हो या फिर कैनेजार हो या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो फटाफट आप लोग पूछ लो बेटा, 2-3 मिनट है हमारे पास, तो आप लोग पूछ सकते हो फटाफट, जल्दी बताओ। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट टिल, और क्लियर है तो भी कंफर्म कर दो। नो डाउट कृष्णा परमार, ठीक है, वेरी गुड बेटा। यानी सबको यहाँ तक क्लियर है ना, आज की क्लास सबको क्लियर है। तो ये किया हम लोगों ने आज, तो इसको बेटा आप लोग एक बार रिवाइज करें फटाफट, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज करो आप लोग सभी लोग, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी से हम लोग शुरू करेंगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी एक क्लास और लगेगा, एक क्लास, उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो एक क्लास और चाहिए, उसके बाद से हम लोग ये पूरा चैप्टर अपना फिनिश कर लेंगे, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो ये है हम लोग का पूरा डिटेल वे में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ट्राई करो, रिवाइज करो और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले पूरा एनसीईआरटी अच्छे से करो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, जब एनसीईआरटी सॉल्व हो जाता है तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद से फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ क्वेश्चन का, एकदम से कोई क्वेश्चन नहीं करना। पहले एनसीईआरटी फुल्ली कवर करना है आप लोगों को, उसके बाद से क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस ईयर के, जो आपके मेंस के क्वेश्चंस है। नीट वाले जो बच्चे हैं वो नीट पीवाईक्यू करो, जेई मेंस वाले मेंस के क्वेश्चंस को करो। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे। कुछ टॉपिक हर चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इसमें एल्डोल कैनिजारो, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट और आएगा, तो उन सबको अच्छे से आप लोगों को करना है। ठीक है। सो थैंक यू ऑल, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहां फिर हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।